वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। जैसा कि हर बार की तरह मैं फिर से आपके बीच में हूँ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए कुछ नया, आपके लिए कुछ अनोखा और आपके लिए कुछ अद्भुत। जैसा कि आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस जिसे अपन जीएस कहते हैं, जी फॉर जनरल, यस फॉर साइंस। जनरल साइंस को हम हिंदी में सामान्य विज्ञान कहते हैं। जनरल साइंस को हम हिंदी में सामान्य विज्ञान कहते हैं। तो हम जनरल साइंस को केवल आपको जनरल साइंस के रूप में नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको जनरल साइंस को हम आपको एसएस के रूप में पढ़ाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जीएस का मतलब तो आपने समझा दिया कि जनरल साइंस है, अब आप बता दीजिए एसएस का मतलब क्या है। तो मैं आज आपको बता दूं कि जीएस का मतलब जनरल साइंस है और एसएस का मतलब स्पेशल साइंस है, जिसे हम विशिष्ट विज्ञान कहते हैं। हम शुरुआत जरूर आपका एक सामान्य विज्ञान से करेंगे, लेकिन हम उसे ले चलेंगे स्पेशल साइंस तक, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट विज्ञान। सामान्य विज्ञान से विशिष्ट विज्ञान की ओर ले चलने का काम हम आपके साथ करेंगे। और हाँ, हमारे वीडियो आपकी मदद करने नहीं, हमारे वीडियो आपको मजबूत बनाने आ रहे हैं। आपके इरादे को मजबूत बनाने के लिए, आपके आगे बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो काम करेगी। तो पहला टॉपिक आज हम जनरल साइंस पे ही, मैंने कहा जनरल से आपको स्पेशल साइंस पढ़ाएंगे और पहला टॉपिक ही हमारा है विज्ञान। विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। आज आपके सामने पहला प्रश्न है कि विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, साइंस किस शब्द से मिलकर बना है। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमको? आप जहां भी हैं आप वहां पर बोलिए कि विज्ञान की परिभाषाएं क्या है। हम आपको सुन रहे हैं, तो मैं आज आपको बता दूं कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो साइंसिया शब्द से बना हुआ है। साइंसिया शब्द से बना हुआ है, साइंसिया शब्द से। अब आप बोलेंगे साइंसिया क्या होता है? विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, वो साइंसिया वर्ड से बना हुआ है और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, और साइंसिया का अर्थ होता है टू नो। टू नो, अब आप बोलेंगे टू नो का अर्थ क्या होता है? टू नो का अर्थ होता है जानना। टू नो का अर्थ क्या होता है? जानना। विज्ञान का मतलब ही है जानना। हमारे आसपास की घटनाएं जो घटित हो रहे हैं उसको जानना। हम जो भी आज वस्तुएं, आज उपकरण, जो भी यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं आज, उसको जानना। मतलब हर चीज को जानना, ठीक ना। अस्त्र का ज्ञान जाना, शस्त्र का ज्ञान जाना, अस्त्र से लेकर के शस्त्र तक का ज्ञान हमें यदि कोई कराता है तो वो कौन है? वो हमें विज्ञान है। विज्ञान के अंतर्गत हम हर एक उपकरण, हमारे एक यंत्र और हर एक छोटी छोटी बातों का जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, उन सब का अध्ययन करते हैं और वही विज्ञान है। हम सुबह उठ करके टूथपेस्ट करते हैं, वो भी हमारे साइंस की एक देन है। और हमारी सारी गतिविधियां, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें भी हम खाना खाते तो हमारा शरीर ये नहीं पहचानता कि हम, हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कि ये रोटी है, कि ये चावल है। वो तो केवल ये जानता है कि कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है। तो याद रखिएगा, विज्ञान का अर्थ है जानना। तो आज हम साइंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं और साइंस साइंसिया वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, और टू नो मीन्स होता है जानना। याद रखिएगा, साइंस जब भी हम पढ़ते हैं, साइंस में हमको तीन चीजें पढ़नी पड़ती है। पहला जो शब्द है हमारा, जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, पहला जो शब्द है हमारा उसे हम बोलते हैं फिजिक्स। जो दूसरा शब्द है हमारा उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री। जिस दूसरा शब्द है हमारा उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, और जो तीसरा शब्द है हमारा उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। साइंस में हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और विज्ञान के प्रति तो हमेशा से ही, प्राचीन से ही विज्ञान के प्रति कई रोचक बातें, हड़प्पा सभ्यता में कई चीजों की खोज देखने के लिए मिली, नर्तकी मिली कांस्य से बनी हुई। उस समय भी विज्ञान हमारे एक अच्छे दौर पे था, है ना। और विज्ञान, यदि हम बात करें तो विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस किसे कहा जाता है? तो मैं बता दूं, अरस्तु को। अरस्तु को ही विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। अरस्तु, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल भी लिखा रहता है बुकों में, अरिस्टोटल TOTLE, अरिस्टोटल भी लिखा होता है। हम अरस्तु कहते हैं
तो याद रखिएगा विज्ञान साइंसिया वर्ड से बना है। साइंसिया का अर्थ होता है टूनो, टूनोमिस होता है जानना, और विज्ञान के जनक होते हैं अरस्तु। अरस्तु को विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हमको क्या पढ़ना पड़ता है? भौतिकी पढ़ना पड़ता है, जिसे फिजिक्स कहते हैं। साइंस के अंतर्गत हमें केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, जिसे हम रसायन कहते हैं, और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, इसे भौतिक शास्त्र, इसे रसायन शास्त्र और इसे जीव विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। अब आप बोलेंगे भौतिकी क्या है, तो मैं बता दूं, भौतिकी जो है एक फ्यूसियस वर्ड से बना है। फ्यूसियस वर्ड से बना है, ठीक ना, फ्यूजिस भी बोल देते हैं कई लोग इसको, फ्यूजिस वर्ड से बना है। और इस फ्यूजिस का वर्ड होता है प्रकृति। इस फ्यूजिस वर्ड का अर्थ होता है प्रकृति, जिसे हम नेचर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति होता है। उसके बाद आप बोले केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक कीमिया वर्ड से बना है। कीमिया वर्ड से बना है, और इस कीमिया वर्ड का अर्थ होता है काला पदार्थ। और सबसे पहले जिस पदार्थ का निर्माण हुआ मिस्र देश में, जिसका इस्तेमाल किया गया, तो वो काला पदार्थ था। इसी से उसका नाम पड़ा क्या? केमिस्ट्री। आगे इस पर डिटेल चर्चाएं करेंगे जब हम करेंगे, अभी तो हम आपको बता रहे हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि बायोलॉजी भी दो वर्डों से मिलकर बना है, जिसे बायोस प्लस लोगोस कहते हैं। बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं जीव, सजीव। और लोगोस, बायोस का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे हम पदार्थ में अणु परमाणु का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र में देखते हैं। और जिसके अंतर्गत हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मांड किन दो घटकों से मिलकर बना हुआ है? वो घटक है पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ और ऊर्जा के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं वो कहलाता है भौतिकी, वो कहलाता है फिजिक्स। अभी हमने देखा शास्त्र जो है, फिजिक्स के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली। अब हम देखते हैं भौतिक शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है इसको। तो मैं आज आपको बता दूं, इस फिजिक्स को, इस भौतिक शास्त्र को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, दो भाग में वर्गीकृत किया गया है। पहली जो हमारी फिजिक्स थी उसे हम कहते हैं चिर सम्मत भौतिकी, ठीक है, जिसे हम बोला करते हैं एंशिएंट फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, जिसे हम परंपरागत भौतिकी भी कहते हैं, ट्रेडिशनल फिजिक्स, ठीक है। उसके साथ साथ जो चिर सम्मत भौतिकी के बाद जो भौतिकी आई, वो भौतिकी थी हमारी आधुनिक भौतिकी, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। आधुनिक भौतिकी आई, ठीक है, आधुनिक भौतिकी आई, जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। सबसे पहले हमारी चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरी आई हमारी मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। ये चिर सम्मत भौतिकी क्या थी? 1900 के पहले जो चल रही थी, 1900 से पूर्व जो चल रही थी, जैसे आज हमारा 2020 चल रहा है, 1900 से पूर्व की जो भौतिकी थी वो क्या थी? अपनी चिर सम्मत भौतिकी थी। और 1900 के बाद जो भौतिकी आ रही है वो कौन सी भौतिकी आ रही है? 1900 के बाद जो भौतिकी चल रही है वो अपनी मॉडर्न फिजिक्स चल रही है। इसमें पर डे टू डे, इसमें जो है हर दिन कुछ नया होता है। आज इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। याद रखिएगा 1900 से जो पूर्व भौतिकी चल रही थी वो थी चिर सम्मत भौतिकी, और जो 1900 के बाद आई वो थी अपनी आधुनिक भौतिकी। याद रखिएगा 1900 से पूर्व जो भौतिकी चल रही थी, ठीक ना, 1900 से जो पूर्व भौतिकी चल रही थी उसमें जो है, इसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल यदि किसी ने प्ले किया था तो उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें चिर सम्मत भौतिकी का, जिन्हें प्राचीन भौतिकी का क्या कहा जाता है? न्यूटन को जनक कहा जाता है। इनको जो है न्यूटन को ही चिर सम्मत भौतिकी का जनक कहा जाता है। न्यूटन को ही 1900 से पूर्व की जो भौतिकी थी वो न्यूटन थी, ठीक है। न्यूटन उसमें एकदम जोरदार तरीके से उन्होंने अपने सारी बातों को रखा था, और न्यूटन ही जनक कहे जाते थे। प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन भी होता है, ठीक ना, चिर सम्मत भौतिकी के जनक न्यूटन है। और इसमें क्या बातें होती थी? उस समय एक बात चल रही थी। क्या बात चल रही थी? कि पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इन दोनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये चिर सम्मत भौतिकी में कहा जाता था कि पदार्थ को अपन ऊर्जा में नहीं परिवर्तित कर सकते, अपन मैटर को एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में चेंज नहीं कर सकते। ये बात थी चिर सम्मत भौतिकी में। और आज आधुनिक भौतिकी कहती है कि आज मैटर को, पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात पे काम करती है आज आधुनिक भौतिकी। आप जानना चाहते हो किस प्रकार आज पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित है, इन सारी बातों के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा आखिरी तक। याद रखिएगा, जो अपना एंशिएंट फिजिक्स था, इसमें जो है पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर सकते थे और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन आज पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। और इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके जो जनक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। जो पहले जो हमारे चिर सम्मत भौतिकी के, जो हमारे चिर सम्मत भौतिकी के जनक कहे जाते थे, एंशिएंट फिजिक्स के जो फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स थे उन्हें न्यूटन कहते थे, और जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स हैं उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं। याद रखिएगा, हम चिर सम्मत भौतिकी में पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर सकते हम मैटर को किसमें, एनर्जी में और एनर्जी को मैटर में। इसके अंतर भी कुछ ब्रांच आई जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ब्रांच आई जिसे मैकेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स मिस होता है क्या? यांत्रिकी। क्या होता है? यांत्रिकी, जो मैं आपको जल्दी पढ़ाने वाला हूं, यांत्रिकी, ठीक ना। इसके अंतर्गत हम मोशन का अध्ययन करते हैं। मोशन मतलब गति का अध्ययन करते हैं। गति से जुड़े हुए उपकरण, गति से जुड़े हुए यंत्र, इन सब का चाल, वेग, इन सारी बातों का अध्ययन हम यही करते हैं, ठीक है, यांत्रिकी में करते हैं। आज बाइक का निर्माण, ठीक है, जो भी है सब कुछ, ठीक ना, यांत्रिकी, गति से रिलेटेड जो भी हम पढ़ते हैं वो हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जो दूसरी चीज है हमारी यांत्रिकी के बाद, हमारी दूसरी चीज है जिसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं वो है हमारा क्या? स्थिर विद्युत की, ठीक ना। स्थिर विद्युत भी कहते हैं उसको, स्थिर विद्युत भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्थिर विद्युत जिसे हम आवेश का अध्ययन करते हैं। भाई ये आवेश क्या है, इसके बारे में, दो हथेलियों को आपस में रगड़ा, यहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्थिर विद्युत, आवेश, धारा, इन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं, ठीक ना। खैर यहाँ आगे चल करके अभी ये भी पढ़ाऊंगा कि आवेश जो है क्या है, विद्युत धारा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, क्या कारण है कि हम जब भी किसी तार को छूते हैं हमें झटका लगता है, क्या कारण है कि जब हम सूखे होते हैं, क्या कारण है कि सूखे होते हैं तो करंट कम लगता है, और क्या कारण है कि हम गीले होते हैं तो हमको करंट ज्यादा लगता है। इन सारी बातों का, ठीक ना, हम अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युत में। और जो तीसरी चीज है जिसमें हम अध्ययन करेंगे तो वो है हमारा ऑप्टिक, ठीक ना। ऑप्टिक है जिसे हम प्रकाश की कहते हैं, जिसमें हम लाइट का अध्ययन करते हैं, प्रकाश का अध्ययन करते हैं, ठीक ना। परावर्तन की घटना का, द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग दैट इज नॉन रिफ्लेक्शन। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अनदर ऑफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। क्या जरूरी है इतनी इंग्लिश बोलने की? नहीं, आपको दिखाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लाइट का अध्ययन करेंगे, इसमें रिफ्लेक्शन का अध्ययन करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फॉर स्मूथ सरफेस दैट इज नॉन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको समझाने की जरूरत है, बताने के लिए जरूरत है। हमेशा आप किसी के साथ समस्या बनकर नहीं, समाधान बनकर रहिए। आपको वो तब याद करे जब उसको समाधान की जरूरत हो, समस्या आप किसी का बनकर के मत रहिए, याद रखिएगा। और ये वीडियो मेरा आपको मदद नहीं, आपको मजबूत बनाएगा। ये वीडियो हमारा आपकी मदद नहीं, आपको मजबूत बनाएगा। हर बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, आपको बेसिक चीजें मालूम होंगी तो बड़े से बड़े उत्तर को आप सरलता से दे पाएंगे और आसानी से ढूंढ पाएंगे। याद है कि प्रकाश की इसी में पढ़ते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, जो भी तारों का टिमटिमाना, इन सारी घटनाओं का, मृग मारीच का, इन सारी घटनाओं का प्रकाश की में अध्ययन करते हैं। और आपने एक तो सुना ही होगा जिसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक उष्मा का जो भी है तंत्र, जो भी हम सारी चीजें पढ़ते हैं, एंट्रोपी पढ़ते हैं, जो भी सब कुछ पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, जो भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि जब हमारी माँ बचपन में थे हम,
ठीक ना, हमें दूध दिया करती थी गिलास में पीने के लिए और गर्म रहता था, तो उस गिलास को क्या करती थी वो एक लोटे में भर करके रख देती थी। उस गिलास लोटे में पानी भरती थी, उसमें गिलास रख देती थी। आपके साथ हुआ या नहीं हुआ? मेरे साथ छोटे में हुआ है, ठीक है ना। उस लोटे में पानी भर देती थी, उसके अंदर गिलास रख देती थी दूध से, गर्म दूध से। क्यों? कि वो ठंडा हो जाए, वो ठंडा हो जाए। उस समय वो फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे थर्मोडायनेमिक मालूम था, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्हें इन सारी बातों का ज्ञान तो था, समझ गए ना, सारी बातें समझते थे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो याद रखिए थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी का भी अध्ययन करेंगे। ये सारा अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? चिर सम्मत भौतिकी के अंतर्गत होता है। आधुनिक भौतिकी अब पढ़ने वाले हैं। जैसे इसके हमने जाना इसकी कितनी ब्रांचेस थी, सब ब्रांचेज हमने बताया, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के शाखाएं चिर सम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। ये बता दिया आपको कि यांत्रिकी भौतिकी, स्थिर वैद्युतिकी, प्रकाश की, उष्मागतिकी, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा सा राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम जाती है, जल्दी हम पीडीएफ नोट्स भी बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स रहेंगे अपनी। याद रखिएगा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी को भी दो भागों में बांटा गया, आधुनिक भौतिकी को भी दो भागों में बांटा गया। और जो पहली भौतिकी आई वो है नाभिकीय भौतिकी, जिसे अपन न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, नाभिकीय भौतिकी आई। और जो दूसरी फिजिक्स आई वो अपनी थी कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरी फिजिक्स आई इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। और याद रखिएगा ये ऐसी भौतिकी है जो डेली अपडेट हो रही है, पर डे कुछ नया आ रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और ये क्या हो गया? न्यूक्लियर। नाभिकीय भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो शाखाएं हो गई मॉडर्न फिजिक्स में। क्वेश्चन उठता है कि नाभिकीय भौतिकी क्या है? या नाभिकीय जो भौतिकी की जब बात आई ना, जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स की बात आई ना, तो सबसे पहली जो बात आती है तो बात इस बात की आई कि इसमें बनाया गया अस्त्र और शस्त्र बनाए गए। अस्त्र और शस्त्र जो बनाए गए, एटम बम बनाया गया, वो यहीं पे बनाया गया। हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए, बाहरी देशों से बचाने के लिए जो अस्त्र और शस्त्र का निर्माण हुआ वो किस भौतिकी के अंतर्गत हुआ? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर वेपन्स जो बनाए गए, हथियार बनाए गए, वो सारे किसके अंतर्गत बनाए गए? अस्त्र शस्त्र के अंदर बनाए गए। लेकिन आप सभी को यह बात पता है कि हिरोशिमा नागासाकी में, एक बार हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया था, ठीक है ना। और जिस देश ने बम गिराया उसके बाद वहां पर हिरोशिमा जापान नागासाकी में आज भी लोग लंगे लूले पैदा हो रहे हैं। क्यों? वो यदि वो उनके पास एक आंख है तो उनको जो है कान नहीं है, कान है मतलब कुछ ना कुछ उनकी कोशिकाएं ऊतक, उनके अंग जो है भंग हो चुके हैं। आज भी इतना खतरनाक होता है इतने वर्षों के बाद भी, क्योंकि उससे रेडिएशंस निकलती हैं। जब भी हम फेंकते हैं एटम बम, उससे कुछ रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशन ही क्या करता है? वो रेडिएशन ही आज भी विषाक्त बनाया हुआ है, विषैला बनाया हुआ है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। आज भी उसका प्रभाव है। ये देखते हुए जब न्यूक्लियर फिजिक्स में अस्त्र और शस्त्र बनाए गए, एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी, लेकिन इसके साथ साथ लोगों ने इसका बहुत विरोध किया भाई, कि एक ऐसी भौतिकी आ चुकी है जो केवल क्या करेगी? सर्वनाश करेगी। लेकिन आपको जान करके इस बात में खुशी होगी कि इसके परिणाम यदि अस्त्र और शस्त्र यदि फिजिक्स ने बनाया। मैं इसीलिए फिजिक्स को कम नहीं आंकता। फिजिक्स जो है, मैं फिजिक्स को जो है बहुत ही आपको एकदम मतलब लविंग सब्जेक्ट बना दूंगा, जैसे जिससे फिजिक्स से आप प्यार करेंगे, फिजिक्स के साथ आप खेलेंगे। याद रखिएगा अस्त्र और शस्त्र का जो खोज नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हुई, इसका विरोध भी चालू हुआ कि ऐसा हो रहा है, साइंस इतना डेवलप होने के बाद ऐसा कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब ये अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान दे सकती है फिजिक्स, तो ये भी बताएगा कि फिजिक्स शास्त्र का ज्ञान भी दे सकती है, शस्त्र का भी ज्ञान दे सकती है, तो शास्त्र का भी ज्ञान दे सकती है। और याद रखिएगा शास्त्र का भी ज्ञान देती है, ये शास्त्र का ज्ञान, ठीक है। यदि नीचे नहीं आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूं, ये शास्त्र लिखा हुआ है, ठीक है। नाभिकीय भौतिकी में पहले खोज हुई अस्त्र शस्त्र की, अस्त्र शस्त्र जो भी एटम बम बनाए गए वो नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत बनाए गए, और बाद में इसमें शास्त्र। अब आप बोलेंगे ठीक है, आपने शस्त्र तो बता दिया, एटम बम बनाया गया, जो भी बनाया गया, आप बताइए शास्त्र के बारे में बताइए, शास्त्रों में इसका कैसा उपयोग? अरे महाराज, चिकित्सा में इसका अध्ययन करने के बाद इसका बहुत उपयोग हुआ। चिकित्सा में, मेडिकल साइंस में इसका बहुत उपयोग हुआ। आप बोलेंगे क्या मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को मिटा करके यहाँ पे लिखता हूँ? चिकित्सा में हमारा जो है
Na24 सोडियम 24। आप बोलेंगे अरे सोडियम का तो परमाणु भार 23 होता है, सर ने गलत लिख दिया। अरे भाई आपने यदि सुना होगा संभारिक समस्थानिक के सब केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो ये सोडियम का जो है, ये सोडियम का क्या है सोडियम 23 के बाद सोडियम 24 भी होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11, परमाणु भार 23 होता है। और याद रखिएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 और परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 24। इसका मतलब यह है इसके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सोडियम 24 हमारे शरीर में, रक्त में थक्का जम गया है। हमारे शरीर में हमेशा रक्त बहते रहता है, लेकिन किसी कारणवश हमारे शरीर में ब्लड में क्लॉटिंग हो गई है, थक्का जम गया है। और ऐसे टाइम पे हम इस थक्का को हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि थक्का ना बने, हमारे ब्लड में पंपिंग सही से चलती रहे, क्योंकि थक्का जम जाएगा हम मर जाएंगे, समझ गए ना। तो सोडियम 24 वहां पे उपयोग करते हैं, वो नाभिकीय भौतिकी का देन है। क्या सोडियम 24 का उपयोग करके हम उस ब्लड क्लॉटिंग को खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमेशा रक्त शरीर में बहना चाहिए, लेकिन क्लॉटिंग हो गया मतलब थक्का जम गया। यार बोलोगे कि थक्का जमाने में भी तो मदद करना चाहिए। अरे थक्का तो तब आपको जमाना है ना जब आपको चोट लग जाएगी, आपके शरीर से बहुत खून निकल रहा है, उस समय आप चाहते हैं कि थक्का क्या हो जाए, जमने लगे और रुक जाए, इंजेक्शन दिया जाता है उस समय। लेकिन जब आपके खुद ब्लड में पहले से ही क्लॉटिंग चालू हो गई है, अब वो क्यों होती है, कैसे होती है, तो बायोलॉजी में अपन पढ़ाएंगे, है ना, जीव के बारे में। तो याद रखिएगा ना, यहाँ पे सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। ये एक शास्त्र हो गया कि नहीं हो गया, इसने बचाने का हमको काम किया। घेंगा रोग तो सुना ही होगा, घेंगा रोग से बचने के लिए अपन आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन 1 घेंगा रोग जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है ना। अब उसमें जो हम आयोडीन 131 का इस्तेमाल करते हैं, जो हमको उस रोग से बचाता है। तो याद रखिएगा, जितना कैंसर के उपचार में कोबाल्ट हमको बचाता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इन सारी चीजों का कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल करते हैं अपन कैंसर के उपचार के लिए। तो जो भी हम कार्य करते हैं भाई, ये जो नाभिकीय भौतिकी आई, ये नाभिकीय भौतिकी हमारे लिए अस्त्र से लेकर के शास्त्र तक का ज्ञान कराई। तो हम इसे बोल सकते हैं कि आज आधुनिक भौतिकी ने हमारे जीवन को सरलता से, सुरक्षा से भरपूर कर दिया है, ठीक ना। और जो है देखिए, नहीं तो ये जो अपन जिम्पिंग है ना, ये जिम्पिंग सबका जवाब देने के लिए हमारे पास क्या है, नाभिकीय भौतिकी है, ठीक है। और उसके बाद अपन आते हैं किस पे, इलेक्ट्रॉनिक पे। दूसरी जो ब्रांच है इसकी वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक ना। धातु थे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने देते थे। अधातु थे, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता था। लोहा चांदी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती थी और अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती थी। अब लेकिन वैज्ञानिक सोचे कि ऐसा हम क्या करें, ठीक ना, कि यार हम जब चाहें उतनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो, हम जब चाहें विद्युत धारा को उतनी मात्रा में जितना चाहे उतना जाए, जितना चाहे उतना ना जाए। अर्धचालक की खोज की, सेमीकंडक्टर की खोज की। आज चार्जर आपका एग्जांपल है, उसको हम खोजते हैं लेकिन वो हमको करंट नहीं मारता। उसमें क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो सब तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक में आज एलईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलसीडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखिएगा आज हमारे टीवी चल रहे हैं, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आती हैं। याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक ने आज हमारे जीवन को सरल कर दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। आपको पता होना चाहिए एलईडी बल्ब यूज करते हैं आज। जो है पहले हमारा एक बल्ब चलता था और वो बल्ब वो रोशनी हमारे आंखों के लिए खतरनाक होती थी। आज एलईडी बल्ब है, 7 वॉट के, 9 वाट के, 13 वॉट के एलईडी बल्ब चलते हैं। और ये जो एलईडी बल्ब है हमारी आंखों के लिए हानिकारक नहीं है, और ये हानिकारक तो नहीं है, ज्यादा ऊर्जा नहीं लगता, हमारा ज्यादा बिजली बिल नहीं आता, हमारा बिजली बिल बचता है, ठीक है। इस फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।